और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 01 की तैयारी करेंगे। और BLIS 01 में हम क्या देख रहे थे, लेसन नंबर 10 यानी यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 10। और आपके PYQ यानी कि PYQ भी आपको जल्दी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं यानी कि जब आपकी ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको PYQ और कहीं ना कहीं इस सारे के सारे आपको जो असाइनमेंट्स है वो करवाए जाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, एक बेहतर तैयारी होगी और कहीं ना कहीं आपका जो BD में आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो और असाइनमेंट यानी असाइनमेंट और आपका PYQ सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्वाइन करके रख लेना है। तो सबसे आज का टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे निस केयर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि निस केयर की फुल फॉर्म, क्योंकि निस केयर की फुल फॉर्म आपको जाननी ज़रूरी है और ये निस केयर की फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आती है। तो निस केयर की फुल फॉर्म क्या है, निस केयर की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अगर आपको इसकी स्थापना के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको दो चीज़ समझनी होंगी, NISC प्लस INSDOC। इसकी स्थापना इन दोनों के मिलने से हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, INSDOC। INSDOC की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ से मिलके बना है और ये कहीं ना कहीं जो विलय हुआ था, इसका विलय का फलस्वरूप क्या हुआ, यानी कि हुआ कब था, 2002 में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें यानी कि इससे पहले इसका नाम क्या है, INSDOC। INSDOC के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 1952 में। कब हुई थी, 1952 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना कब हुई, 1952 में। ठीक है, फिर आते हैं जो कि मैंने आपको कल बताया था, इसके संगठनात्मक संरचना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है निस केयर में, यानी कि निस केयर को हम दो पार्टों में तोड़ते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, यानी कि रिसर्च का, रिसर्च CUN काउंसिल। दूसरा पार्ट हम किस में करते हैं, दूसरा पार्ट आपका है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके डायरेक्टर। ठीक है, निर्देशक पर। अब निर्देशक से आगे चलती है कहानी आपकी, देखिए निर्देशक से आगे आते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर।
दूसरा आपका आ जाता है नेटवर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आपका कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है मेजर, मेजर एक्टिविटीज़। फिर आपका आ जाता है एडमिन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी प्रशासन पर, एडमिन। फिर आपका आ जाता है कहाँ पर, फाइनेंस एंड अकाउंट, यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट। फिर आपका कहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है स्टोर एंड परचेजेस, स्टोर्स एंड परचेजेस। अब यहाँ से आपका लेके चलना है हमें मेजर में, यानी मेजर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यानी कि मेजर के अंदर आपको फिर आपका आ जाता है नेशनल साइंस लाइब्रेरी, प्यूपिल साइंस, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं वेल्थ एंड इंडिया, ग्राफिक्स एंड आर्ट्स एंड पेंटिंग। फिर आपका इसके अंदर आपको क्या मिलता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पाउस एंड प्रोडक्ट यानी प्रोजेक्ट, आईटी फैकल्टीज़ एंड प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन। यानी कि ये पूरी की पूरी टेबल जो आपके कहीं ना कहीं कहाँ पर दी गई है, आपकी किताब में दी गई है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये आपकी टेबल कहाँ काम आती है, जब आप लाइब्रेरी का एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके इस चीज़ में काम नहीं आएगी। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, जब आप इस तरह के क्वेश्चन थ्योरी में लिखो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हम क्या करेंगे थ्योरी में क्वेश्चन को लिखेंगे तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उद्देश्य। अब आप सोचोगे कि आपने भी ये चीज़ें बीच में छोड़वा दी। बीच में छुड़वाने का रीज़न है बच्चों, देखो जब आप कभी अच्छी तैयारी करने के लिए रहोगे तब याद एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपने देखा होगा कि बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं तो वो हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते। अगर हर चीज़ को पकड़ के बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा। जो मेन चीज़ें उसी को पकड़ते हैं। इसी तरह हमें क्या करना है, हर एग्ज़ाम में मेन चीज़ों को आप पकड़िए, आपका एग्ज़ाम भी बेहतर होगा। आप क्या होगा उस यानी कि उस पैटर्न को फॉलो करके अच्छे नंबर भी पास करोगे। तो हमें क्या जानना है, पहले संगठन के बारे में बता दिया, फिर इसके उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य आपको मैंने बताया ही था। सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पुस्तकालय के विकास, इस तरह की चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो इसमें क्या आएगा, विश्व के प्रकाशन और सभी वैज्ञानिक पत्रिकाओं को भारत के लिए प्राप्त करना और उनका उपयोग करना। क्योंकि ये किसके लिए है, आपको डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है तो डॉक्यूमेंटेशन किसका सेंटर है, और वो भी साइंटिफिक। तो कहीं ना कहीं आपके वैज्ञानिक पत्रिकाओं के बारे में लेके चलेगा। थोड़ा सा आपको जिस चीज़ के बारे में कहा है उस चीज़ का लेके चलना है सोच के। ठीक है, फिर आता है यानी कि इसका दूसरा उद्देश्य क्या होगा, ये भारत में यानी कि भारत में हो रही वैज्ञानिक प्रगति और उससे संबंधित विश्व में अन्य देशों में सूचना भेजना और देशों के वैज्ञानिक प्रगति को सूचना प्राप्त करता है। क्या है, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसका, दूसरा पॉइंट हो गया कि जो बाहर है और जो भारत में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उसके बारे में, सूचना के बारे में लेके चलना। फिर आता है राष्ट्र में समस्त प्रकाशक और अप्रकाशित, यानी कि प्रकाशित और अप्रकाशित वैज्ञानिक जो प्रतियां हैं और राष्ट्र की प्रलेखन के रूप में कार्य करना। फिर आता है विभिन्न तकनीकी सेवाओं द्वारा वैज्ञानिक सूचनाओं को विशेषज्ञों को प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के संगठनों को तालमेल बैठाना और कहीं ना कहीं संचार, पुस्तकालय, प्रलेखित सूचना विज्ञान, सूचना प्रबंधन संबंधों में इसका विकसित करना। तो ये कहीं ना कहीं इसके उद्देश्य हैं और उद्देश्य आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं क्योंकि उद्देश्य आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य की बात आ गई, उद्देश्य आप समझ गए कि उद्देश्य क्या क्या है इसकी। अब आती है इसकी गतिविधियाँ। ठीक है, अब गतिविधियाँ क्या है इसकी, गतिविधियाँ सबसे पहले आपकी आ जाएगी। गतिविधियाँ क्या है, सार्क, डॉक्यूमेंटेशन, सेंटर। इसमें क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं जब आपके 1994 में, यानी कि इसकी स्थापना कभी 1994 में,
ये क्या है, और सार यानी कि सार्क एक क्षेत्रीय केंद्र, यानी कि एक क्षेत्रीय केंद्र है। यहाँ पर क्या है, सार्क के सदस्य देशों को प्रभावी सूचना तंत्र के रूप में कार्य करा जाता है। और सार्क चलो एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि सार्क के अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एज ए जीके आपसे पूछा जाता है। अब क्या हुआ, यानी कि जब यहाँ पर प्रौद्योगिकी की और विकास के मामले में आदान प्रदान की बात करी गई, सूचनाओं का आदान प्रदान की बात करी गई, विज्ञान हो गया, प्रगति हो गई, आर्थिकता हो गई, आपकी तकनीकी हो गए, उद्योग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए कार्य करने की बात कही गई। और यहाँ पर क्या करा गया, आपके जो भी चीज़ें हैं यानी कि कार्यक्रम को आयोजित करा गया और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला गया। फिर दूसरी गतिविधि क्या है इसकी, दूसरी गतिविधि हो जाएगी आपकी, दूसरा हो जाएगा नेशनल साइंस लाइब्रेरी। निस्केयर के यानी कि निस्केयर के इस पुस्तकालय में वैज्ञानिक और तकनीकी ग्रंथ, संदर्भित स्रोत आदि का क्या करा गया, संकलन करा गया। और पुस्तकालय द्वारा उपयोगकर्ताओं को तकनीकी यानी कि तकनीकी सेवा और छाया प्रति जो उनकी है, और कहीं ना कहीं इंटर लाइब्रेरी लोन है, ई जर्नल्स है, इस तरह की सेवा क्या करी गई, प्रदान करेगी। भाई आप ये बताओ, जो साइंटिस्ट है उसे आप क्या है, साइंटिस्ट हो, तो साइंटिस्ट को क्या है, साइंटिस्ट जो होते हैं लाइब्रेरी के बाहर एक तरह से क्या है, बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं या लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो जर्नल्स आते हैं, जो नई नई किताबें आ रही हैं, जो नई नई रिसर्च हो रही है, वो कहाँ पता चल रही है उन्हें, ग्रंथों के माध्यम से या लाइब्रेरी के माध्यम से, या फिर आजकल क्या है, ऑनलाइन। तो क्या है, जब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो साइंटिस्ट हैं या साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रिसर्च क्या है, ये रिसर्च किस इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या, तो वो क्या कर रहे हैं, डाटा एकत्र कर रहे हैं, एक तरह से डाटा एकत्र करके चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और उसमें क्या है, आपकी लाइब्रेरी काम आता है। फिर आपका आ जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि TKDL, यानी कि लिखिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस परियोजना के तहत निस्केयर ने भारत के पारंपरिक, जैसे कि आपका आयुर्वेदिक है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा आदि संबंधित ज्ञान को डाटाबेस में तैयार करके एक तरह से एकत्र कर दिया। यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, संस्कृति पहले इस तरह काम करती थी, जो क्या है, जो आपके फोक डांस है, यानी कि ट्रेडिशनल है यहाँ का, यानी कि खाना इस तरह का है, पहनावा इस तरह का है, ट्रेडिशनल है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से डाटाबेस के तौर पर और एक तरह से लाइब्रेरी के तौर पर कार्य करेंगे। फिर आपका आ जाता है इसके कार्य प्रणाली, यानी कि इसमें गतिविधि में ISSN की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में वो बताइए। तो ये क्या करता है, निस्केयर भारत में यानी कि समायिकी प्रकाशनों के लिए ISSN प्रदान करता है। क्या करता है, ISSN प्रदान करता है। और ISSN की फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार पूछी गई है। क्या है, ISSN की फुल फॉर्म याद करके रखना, मैंने आपको बताया। देखो, ISBN, ISSN, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स में क्या है, निष्क्रिय शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में कार्यक्रमों को आयोजित करती है। उसमें कार्यक्रम में कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्स हो गए आपका, इसमें कोर्स में लिखिए। और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, UGC नेट का आपका पेपर होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ASAIS यानी कि आपका एसोसिएट, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, एसोसिएटशिप इन इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है,
ये क्या करती है, यानी कि कहीं न कहीं सूचना विज्ञान और शिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करती है, और इसका नाम आपको पता ही चल रहा है क्या होगा, जैसे कि आपको पता चल रहा है। फिर आता है शॉर्ट टाइम कोर्स, यानी कि निष्क्रिय क्या करती है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के जो आईसीटी है, यानी कंप्यूटर अनुप्रयोग पुस्तकालय हो गए आपके, इस तरह के कोर्स कराती है। यानी ऑन साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए, इग्नू के अध्ययन केंद्रों के रूप में निष्क्रिय कार्य करती है। तो ये सही आपको पता होना चाहिए। फिर आता है प्रकाशन, यानी कि आपको लास्ट पॉइंट क्या है, आपको मिलता है प्रकाशन, यानी कि प्रकाशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रकाशन। अब प्रकाशन में क्या आ जाएगा, प्रकाशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को और पुस्तकालय के प्रकाशन के कार्यक्रम में निष्क्रिय क्या करती है, कार्य करती है। और कहीं ना कहीं आपका जो डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का भी काम क्या कर रही है, निष्क्रिय कर रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डाटाबेस और डिज़ाइन का काम भी क्या कर रही है, निष्क्रिय कर रही है। अब आती हैं सेवाओं की बात, निष्क्रिय की सेवाएं, यानी कि सेवाएं, सर्विसेज, सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या आएगा, सर्विसेज में आपका कहीं ना कहीं विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट्स, एब्स्ट्रैक्टिंग, फोटोकॉपी, यानी कि निष्क्रिय द्वारा जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, प्रलेखीय हैं, विषय वस्तु है, और कहीं ना कहीं जो छाया प्रति सेवाएं वो उपलब्ध करानी है। अब ये मान के चलिए आपने कभी ना कभी, मान लीजिए आपके पास कोई किताब नहीं है, आपने क्या है, या आप जब नोट्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी से आप नोट्स लेते हो, तो उसकी क्या करते हो, छाया प्रति बनवा लेते हो। छाया प्रति का यानी फ़ोटोकॉपी करवा ली। क्यों करवाते हो फ़ोटोकॉपी, या तो आपके पास वो उपलब्ध नहीं है, या फिर आप क्या कर रहे हो, वो महंगी किताब है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको सस्ते में पड़ रही। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फ़ोटोकॉपी और इस तरह की चीज़ें को करवा के रखते हैं। तो निष्क्रिय कहीं ना कहीं जो सभी, यानी कि एक तरह से विषय, अंतर्गत विषय, जैसे कि आपका विज्ञापन हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, कला संस्कृति, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र, आपका सूचना विज्ञान, सांख्यिकी, शिक्षा, भू विज्ञान आदि सभी, यानी कि सभी विषयों के अंतर्गत आपको चीज़ें लेके चली जाती है। फिर आती है यानी कि डॉक्यूमेंट कॉपी सपोर्ट सर्विस, क्या है इसके अंदर, दूसरा क्या है, आपको पहला आपको लिख देता हूँ। पहला आ जाएगा कॉन्टेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड फोटो कॉपी। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है डॉक्यूमेंट कॉपी सप्ली सर्विसेज। ठीक है, इस सेवाओं, यानी इस सेवाओं में उपयोगकर्ता द्वारा मांग जो होती है, यानी कि रिसर्च की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं आपको निष्क्रिय के ग्रंथों में उपलब्ध जो नहीं है, वो इंटर लाइब्रेरी लोन के द्वारा या माध्यम मंगा कर कहीं ना कहीं उसकी, यानी कि डॉक्यूमेंट कॉपी सपोर्ट सेंटर, जैसे कि क्या है, मान लीजिए मेरे पास यानी कि 4 लाइब्रेरी है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसके पास यानी कि एक किताब है और वो एक ही किताब है, तो इसने कहीं ना कहीं उस कॉपी की प्रति छपी, यानी कि यहाँ पर भिजवा दी, या उसके क्या है, फोटोस्टेट करवा के यहाँ पर भिजवा दी, इंटर लाइब्रेरी लोन के तौर पर भिजवा दी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि लाइब्रेरी में पाठक की ज़रूरत के अनुसार कुछ भी हो सकता है। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे लिखिए ट्रांसलेशन सर्विस। निष्क्रिय क्या करता है, विदेशी भाषाओं के जो ग्रंथ है उसे अंग्रेजी तथा जो नॉर्म, यानी कि विदेशी भाषा के अनुवादों को कर वैज्ञानिक, और जैसे मान लीजिए कोई जर्मनी में कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं फ्रांस में, या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में, मान लीजिए चाइना में, किसी भी लैंग्वेज में आ गया, A to Z, यानी किसी भी लैंग्वेज में आपको ग्रंथ मिला, और वो ग्रंथ है इम्पोर्टेंट, यानी कि वैज्ञानिकों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करके कहीं ना कहीं निष्क्रिय क्या कर रहा है, वो अपने वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को और पाठकों को उपलब्ध करा रहा है। फिर आती है बिब्लियोग्राफिक सर्विस। नेक्स्ट क्या है आपकी, बिब्लियोग्राफी
सर्विसेज। ठीक है, फिर आपकी क्या है, नेक्स्ट आती है आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेबल सर्विसेज, ये आपकी आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस में क्या है, निस्केयर की जो विशेष विषयों में कहीं ना कहीं सूचनाओं को एकत्र करने की और विभिन्न अनुसंधान करने की और ग्रंथ जो आपके बिब्लियोग्राफिक विश्लेषण की क्रिया करी जाती है, वो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से फैक्टर को लेके चलकर और कहीं ना कहीं खोज और सेवाओं को प्रदान करी जाती है। यानी कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड किस लिए रखा जाता है, आपको पता है कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक तरह से जो वैज्ञानिक है, जो कहीं ना कहीं जो उसका पाठक है, जो उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए उपयोगी है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसका इन्फॉर्मेशन को जो रेलिवेंट सर्विस है उसको लेके चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो निस्केयर क्या कर रहा है, जो भी वैज्ञानिक की अभिरुचि के क्षेत्र में प्रकाशित है, कहीं ना कहीं अनुसंधान कर रहा है। यानी कि आपने मान लीजिए आपको हिस्ट्री इम्पोर्टेंट अच्छी लगती है, हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि आपको बताया था फीडबैक वाला पार्ट मैंने पढ़ा था, तो फीडबैक वाली जो चीज़ें आपको बताई थी ना, उसी तरह का आपका ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा लिटरेचर सर्विस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, निष्क्रिय साहित्य खोज की सेवा प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आपके जो कंपाइल है, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको कंपाइल करने का और सेवा मांग के अनुसार अपने प्रदान करने का, और कहीं ना कहीं अंतर्गत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की जो चीज़ें हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस की सूचना को खोज करके उसमें प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए किसी चीज़, आपको रंगनाथन की किताब चाहिए, या फिर किसी मान लीजिए आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब चाहिए, तो क्या करते हैं, यानी कि सर्च करोगे कि नहीं करोगे, आप जैसे इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, आप जैसे लाइब्रेरी के क्या है डाटाबेस में सर्च कर रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं सर्चिंग के लिए सर्चिंग सर्विस रखी गई है। फिर आता है आपका ई जर्नल्स। ई जर्नल्स तो पता है आपको, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। ई जर्नल्स क्या है, एक्सेस। आजकल क्या है, आपको एक चीज़ पता होगा, जो भी क्या है लाइब्रेरी में काम करा होगा, एक आधे महीने भी काम करा होगा, आपने देखा होगा कि जर्नल्स की पेमेंट क्या होती है, पहले चली जाती है। ये आपको मैं बता रहा हूँ एज ए लाइब्रेरियन, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जर्नल्स की पेमेंट, न्यूज़पेपर की और कहीं ना कहीं इनकी पेमेंट जब लाइब्रेरी में होते हैं पहले चली जाती है। तो जर्नल्स वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक साल में 12 जर्नल आने हैं, हर महीने एक जर्नल आना है, तो कुछ यानी कि मान लीजिए नवंबर का जर्नल छूट गया, आपका एक सितंबर का जर्नल छूट गया, तो कहीं ना कहीं जब ये 2 जर्नल छूट गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर भी लिखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लिख के भी रखनी पड़ेगी कि ये जर्नल नहीं आया, यहाँ से भिजवाया था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। आजकल इसलिए जो लाइब्रेरी का काम थोड़ा सा आसान हुआ है जब से ई एक्सेस आया है, कि ई जर्नल आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और ई जर्नल को कहीं ना कहीं उपलब्ध करा के चीज़ें कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है उसमें कंप्यूटर जब से आ चुका है तब से कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस आ गई है। तो कहीं ना कहीं निस्केयर और द्वारा शोधकर्ताओं और कहीं ना कहीं जो आपका CSIR ई जर्नल हैं और जो कंप्यूटरकृत है ऑनलाइन माध्यम है पत्र कहीं ना कहीं इनका डाटाबेस के तौर पर लिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आता है यानी कि आपका लास्ट पॉइंट है आपका कि जो कहीं ना कहीं राष्ट्र, यानी कि इसमें निस्केयर जो है, निस्केयर की स्थापना के बारे में आपको समझ में आ गई, सारी की सारी चीज़ें समझ गई, यानी कि इंचडॉग और कहीं ना कहीं निस्कॉम मिलके बना है। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और कहीं प्रौद्योगिकी पत्रिकाओं को के रूप में लेके चला है, और 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के रूप में प्रकाशित आपको चीज़ें देखने को मिलती है निस्केयर में, जो कि आपकी सूचनाओं में लिखी गई, जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। चलिए अब आते हैं, यानी कि लास्ट आपका बचता है प्रकाशन, यानी कि इसके प्रकाशन। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका JACA
SIR, ठीक है। ये क्या है, जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब आता है, यानी कि ये आपका आता है मंथली, ठीक है। जिस पे एम लिखूँगा मंथली, और जिस पे क्या है बाई एम लिखूँगा बाई मंथली, आपका क्यू लिखूँगा क्वार्टरली, और आपके कहीं ना कहीं 4 नाइट लिखूँगा, तो आपको समझ जाना है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, आपका है IJCA, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन 1, ये भी आपका आ जाता है मंथली। दूसरा क्या है आपका, तीसरा नंबर हो गया IJC सेक्शन B, ठीक है, ये भी आपका मंथली हो गया। फिर आपका हो जाता है नेक्स्ट, चौथे नंबर पे आ जाता है, यानी 4 नंबर हो गया IJEE, यानी कि EB, ये क्या है मंथली, यानी कि आपके हो जाएगा इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। फिर आपका आ जाएगा 5वें नंबर पे आ जाएगा सॉरी 5वें नंबर पे आ जाएगा इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाई फिजिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं IJPAP मंथली, ठीक है। फिर आपका 6ठे नंबर पे क्या आ जाएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा IJCT, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। केमिकल टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई मंथ, ठीक है। फिर आपका चलता है, यानी कि 7वें नंबर पे आइए, 7वें नंबर पे यहाँ से लेकर चलते हैं। 7वां नंबर आ जाएगा IJEMS, ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेटलरी साइंस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बाई मंथ। फिर आपका आ जाएगा 8वें नंबर पर IJBB, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स बाई मंथ, ठीक है, बाई मंथ। 9 नंबर पे हो गया IJRSP, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ये भी आपका क्या है बाई मंथ है। फिर आपका आ जाएगा 10 नंबर पे आपका JIPR, यानी कि जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाएगा बाई मंथ। फिर आपका आ जाएगा 11 नंबर पर आपका आ जाएगा NDR क्या है, नेशनल प्रोडक्ट रेडिएशन, ये आपका आ जाएगा बाई मंथ। 12 में क्या आ जाएगा IJMS, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ माइनर साइंस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्वार्टरली, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका आ जाएगा 13 नंबर पे पहुँचते हैं हम। 13 नंबर पे आपका आ जाएगा IJFTR, ये आपका क्या आ जाएगा क्वार्टरली, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ फाइबर एंड टेक्सटाइल रिसर्च। 14 नंबर आपका आ जाएगा IJBT क्वार्टरली, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, ठीक है, जिसे कहते हैं। फिर आपका आ जाएगा IJTK, ये कब आएगा, ये भी आपका क्वार्टरली आ जाएगा, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। 16 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका ANALIS, यानी कि एनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी। 17 नंबर पे आपका आ जाएगा MAPA बाई मंथ, यानी कि आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपका 18 नंबर पे बचा ISA, यानी कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, और लास्ट में बचा आपका 1900 नंबर पे आपका फुल फॉर्म आ जाती है भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका। तो
तो ये सारे के सारे प्रकाशन हैं, आपको ध्यान में रखने हैं और कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन एक मुश्किल से पूछा जाएगा लाइब्रेरी के तौर पे, यानी कि लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका इसके निस्केयर के कौन कौन से प्रकाशन हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।